हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप रेगुलर में हो या सोल में हो, सेमेस्टर 3 के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट ने बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, तो उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। तो आप लोगों के लिए अब यहाँ चैनल पर वीडियोस आने वाली हैं इस सब्जेक्ट की, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। जो भी यूनिट आपके एग्जाम के सिलेबस में दी गई हैं, उनके अंदर जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के सिलेबस में दिए गए हैं, वो सारी चीजें आपको काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। यूनिट वाइज आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। एक यूनिट की हो सकता है 2-3 वीडियोस मिल जाए, लेकिन सारी चीजें आपको उनमें डिटेल में कवर मिल जाएंगी। जिन नोट्स से मैं आपको ये वीडियो में कवर करवाऊंगा, वो सारे नोट्स पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। नोट परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करिए। 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी जो फ्री नोट्स हैं वो पहले से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो भी फ्री कंटेंट होता है वो आपको वहां अपलोड मिल जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है प्राइसिंग डिसीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। इस यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारा सिलेबस क्या क्या आने वाला है। आपके जो ड्यू के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे सोल वाले स्टूडेंट हो या रेगुलर वाले, उनका सिलेबस क्या क्या है। प्राइसिंग डिसीजन, ऑब्जेक्टिव, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइसिंग मेथड, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, डिलीवरिंग वैल्यू, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स एंड फंक्शंस, होलसेल एंड रिटेलिंग, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लॉजिस्टिक डिसीजन। इतना कंसेप्ट आपका आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है। प्राइसिंग डिसीजन आर क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग अ प्रोडक्ट success in the market. They involve setting a price that maximize profitability while considering market condition, consumer behavior, cost and competitive dynamic. जो प्राइसिंग डिसीजन है उसी के ऊपर किसी प्रोडक्ट की सक्सेस या फेलियर डिपेंड होता है कि मार्केट में वो प्रोडक्ट सक्सेस रहने वाला है या फेल होने वाला है। प्राइसिंग डिसीजन के अंदर हम इस तरीके से प्राइस सेट करते हैं कि हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज रहे, और साथ में हम कुछ चीजों का ध्यान भी रखते हैं, जैसे कि मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए प्राइस, कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग कॉस्ट कवर होनी चाहिए, और कॉम्पिटिटिव डायनेमिक भी बना रहे। इस तरीके का प्राइस होना चाहिए। अब प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। प्राइसिंग हम किस लिए करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेट प्राइस टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। जितना पॉसिबल प्रॉफिट हो सके हम उतना प्रॉफिट अचीव कर सकें, इस तरीके से प्राइस बना डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए हम करते क्या है, एनालाइज कॉस्ट स्ट्रक्चर, मार्केट डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी टू फाइंड द ऑप्टिमल प्राइस पॉइंट। कॉस्ट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, मार्केट डिमांड का एनालिसिस करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का एनालिसिस करते हैं, जिससे एक ऑप्टिमल प्राइस पॉइंट निकल कर आ सके। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीज ओवरऑल रेवेन्यू ऑफन बाय एडजस्टिंग प्राइस टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ओवरऑल रेवेन्यू भी इंक्रीज किया जा सके, इस तरीके से प्राइस डिसाइड करते हैं। फोकस ऑन वॉल्यूम सेल एंड मार्केट शेयर रेदर देन जस्ट प्रॉफिट मार्जिन। हम सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाने पर भी फोकस करते हैं, मार्केट शेयर बढ़ाने पर भी फोकस करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने पर ही फोकस नहीं करते। नेक्स्ट है मार्केट पेनिट्रेशन, तो एंटर अ न्यू मार्केट एंड क्विकली गेन मार्केट शेयर। एक नई मार्केट में जल्दी से एंटर करना और क्विकली एक शेयर गेन कर सके हम मार्केट में, इस तरीके से प्राइस सेट करते हैं। इसमें हम करते क्या है, सेट लोअर प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड बिल्ड मार्केट प्रेजेंस। हम क्या करते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर एक लोअर प्राइस सेट करते हैं जिससे नए नए कस्टमर अट्रैक्ट हों, या फिर मार्केट स्कीमिंग कर देते हैं, मतलब मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर फ्रॉम द अर्ली अडॉप्टर बिफोर इवेंचुअली लोअरिंग प्राइसेस। स्टार्टिंग में हम क्या कर देते हैं, इस मेथड के अंदर बहुत हाई प्राइस रख देते हैं, जिससे क्या हो, जो अर्ली अडॉप्टर है, मतलब जो पहले इस चीज को लेना चाहे, उनसे हम हायर प्राइस चार्ज कर सके और बाद में फिर इस प्राइस को लो कर देते हैं। इसमें अप्रोच क्या रहती है, सेट हाई इनिशियल प्राइस टू टारगेट कंज्यूमर विलिंग टू पे अ प्रीमियम देन ग्रेजुअली रिड्यूस द प्राइस। वही चीज है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सेट प्राइस बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनकी क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस को डिटरमाइन करना। क्या अप्रोच रखते हैं हम, प्राइस प्रोडक्ट इन लाइन विद और स्लाइटली बिलो द कॉम्पिटिटर टू अट्रैक्ट कस्टमर। जो हमारा कॉम्पिटिटर का प्राइस होता है उससे नीचे प्राइस रखना, जिससे क्या हो, नए उसके कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सके, वो कहलाता है आपका कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग।
नेक्स्ट आता है कस्टमर रिटेंशन। तो मेंटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप एंड एनकरेज रिपीट बिजनेस। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना के रखना जिससे बिजनेस रिपीट हो। इसके अंदर हम यूज लॉयल्टी प्रोग्राम, डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग टू रिटेन कस्टमर। लॉयल्टी प्रोग्राम का यूज करते हैं, डिस्काउंट्स का यूज करते हैं, पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग करते हैं जिससे जो कस्टमर है वो रिटेन रहे। नेक्स्ट आता है कॉस्ट रिकवरी। तो कवर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। इसके अंदर जो हमारी प्रोडक्शन और ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कवर हो जाए, इस तरीके से प्राइस रखते हैं। इंश्योर दैट प्राइसिंग कवर कॉस्ट एंड प्रोवाइड अ रीजनेबल मार्जिन। जिससे क्या हो, जो प्राइसिंग है वो कॉस्ट को कवर कर ले और एक रीजनेबल मार्जिन भी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्राइस किस तरीके से रखना चाहिए, अलाइन प्राइसिंग विद एथिकल एंड सोशल कंसिडरेशन। एथिकल और सोशल कंसिडरेशन को ध्यान में रख के प्राइस डिसाइड करना। अप्रोच क्या रहती है, इंप्लीमेंट फेयर प्राइसिंग प्रैक्टिस, सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एट एक्सेसिबल प्राइसेस फॉर लो इनकम कस्टमर। प्राइस इस तरीके से रखना है, सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करे और वो प्राइस किसके लिए, जो लो इनकम कस्टमर है उनके लिए भी एक्सेसिबल हो जाए। तो ये होता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम प्राइसिंग करते किस लिए हैं। अब कैसे करते हैं प्राइसिंग, उसके लिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस मार्कअप। इसके अंदर हम कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा अपना एक मार्जिन रखकर प्राइस डिसाइड कर देते हैं। इसमें अप्रोच क्या रहती है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसमें अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं। अब कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में भी दो तरीके की होती है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग और ब्रेक इवन प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एडिंग अ स्टैंडर्ड मार्कअप टू द कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर हम एक स्टैंडर्ड मार्जिन सेट करते हैं। और ब्रेक इवन प्राइसिंग में क्या होता है, सेटिंग प्राइस टू कवर कॉस्ट एंड रीच अ ब्रेक इवन पॉइंट। इसके अंदर हम प्राइस कॉस्ट को कवर करवा के रखते हैं और एक ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, मतलब इसके अंदर हम कोई भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखते हैं। सेकंड टाइप की आती है आपकी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू कस्टमर रेदर देन इट्स कॉस्ट। इसके अंदर हम प्राइस किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को किस तरीके की वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर से प्राइस चार्ज करना। इसके अंदर हम कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं कि हमारी कॉस्ट कवर हो रही है या नहीं हो रही है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कस्टमर को क्या वैल्यू डिलीवर हो रही है। अप्रोच क्या रहती है इसके अंदर, एसेस कस्टमर विलिंगनेस टू पे एंड अलाइन अ प्राइस विद परसीव्ड बेनिफिट। हम ये जानते हैं कि कंज्यूमर जो कस्टमर है वो इस प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइस पे करना चाहता है और फिर उससे कस्टमर को कितना बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। थर्ड टाइप की होती है हमारी कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। तो सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसने क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना रखी होती है उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस सेट करते हैं। अप्रोच क्या रहती है इसके अंदर, प्राइस प्रोडक्ट्स हायर, लोअर और एट पार्शियलिटी विद कॉम्पिटिटर डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन। प्राइस हम कैसा रखते हैं, या तो हायर रखेंगे, लोअर रखेंगे या मीडियम रखेंगे, जैसा भी हमारे कॉम्पिटिटर का प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। इसकी टाइप्स क्या होते हैं कॉम्पिटिटिव बेस्ड प्राइसिंग के, पहला होता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग अलाइनिंग विद इंडस्ट्री नॉर्म की, इंडस्ट्री में जो नॉर्म्स चल रहे हैं, जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रखना है प्राइस। फिर अंडर प्राइसिंग सेटिंग लोअर प्राइस टू गेन मार्केट शेयर, या हम क्या करते हैं, जो हमारे पूरी इंडस्ट्री में प्राइस चल रहा है उससे लोअर प्राइस रख देंगे जिससे क्या हो, हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाए। फिर या फिर क्या होता है प्राइस मैचिंग, मतलब मैचिंग कॉम्पिटिटिव प्राइस टू स्टे कॉम्पिटिटिव, या फिर जो हमारे कॉम्पिटिटर का प्राइस है बिल्कुल वही प्राइस रख देंगे जिससे हम कॉम्पिटिटिव बने रहें। ठीक है। फोर्थ स्ट्रेटेजी आती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो इसमें क्या होता है, सेटिंग अ लोअर प्राइस टू एंटर अ कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड गेन मार्केट शेयर क्विकली। इसके अंदर हम जो प्राइस होता है वो बहुत ही लो रखते हैं जिससे हम क्या कर सके, कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर कर सकें और एक अच्छा मार्केट शेयर गेन कर सकें। अप्रोच क्या होती है, यूज लो इनिशियल प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर देन ग्रेजुअली इंक्रीज प्राइस एज मार्केट शेयर ग्रो। स्टार्टिंग में आप प्राइस कम रखते हैं जब कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है और जैसे ही कस्टमर आ जाते हैं उसके बाद अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं। फिफ्थ होती है स्ट्रेटेजी स्कीमिंग प्राइसिंग, मतलब सेटिंग हाई इनिशियल प्राइस एंड लोअरिंग देम ओवर टाइम। इसके अंदर क्या होता है, स्कीमिंग प्राइसिंग में स्टार्टिंग में प्राइसेस हाई रखने हैं और बाद में उन प्राइसेस को ड्यूरिंग द टाइम लो कर देना है। अप्रोच क्या रहती है, टारगेट अर्ली अडॉप्टर विद हाई विलिंगनेस टू पे देन अट्रैक्ट अ ब्रॉडर मार्केट विद रिड्यूस्ड प्राइस। सबसे पहले जो अर्ली अडॉप्टर है, मतलब जिन्हें स्टार्टिंग में ही वो प्रोडक्ट चाहिए, उनसे हम हाई प्राइस चार्ज कर लेते हैं, बाद में फिर धीरे धीरे उस प्राइस को लो कर देते हैं। सिक्स्थ स्ट्रेटेजी होती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, मींस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर।
कंज्यूमर के ऊपर उस प्राइस का क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन करना, वो कहलाता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसके अंदर अप्रोच क्या रहती है, यूज प्राइसिंग दैट क्रिएट अ परसेप्शन ऑफ वैल्यू और अफोर्डेबिलिटी। इस तरीके से प्राइस डिसाइड करना है जिससे वैल्यू भी बने रहे और अफोर्डेबल भी रहे। जैसे कि इसके अंदर दो तरीके का आता है, चार्म प्राइसिंग और प्रेस्टीज प्राइसिंग। चार्म प्राइसिंग क्या होती है, प्राइसिंग जस्ट बिलो अ राउंड नंबर, एक पूरे राउंड नंबर से बिलो प्राइस रखना, मतलब 99, 199 इस तरीके से प्राइस चार्ज करना। और प्रेस्टीज प्राइसिंग क्या होती है, सेटिंग हायर प्राइस टू सिग्नल लग्जरियस और एक्सक्लूसिवली। प्रेस्टीज प्राइसिंग में क्या करते हो, आप एक हायर प्राइस रखते हो जिससे ये लगे कि हाँ आपका जो प्रोडक्ट है वो लग्जरी है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होती है बंडलिंग प्राइसिंग, मतलब ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट और सर्विस टुगेदर एट अ लोअर प्राइस देन इफ परचेज्ड सेपरेटली। इसके अंदर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट ऑफर करते हैं और इस प्राइस पर ऑफर करते हैं कि अगर उन्हें सेपरेटली खरीदा जाए तो ज्यादा कॉस्ट आती है, और अगर आप उन्हें कोई ने पूरे बंडल में खरीदेगा तो उसके लिए प्राइस कम हो जाता है। अप्रोच क्या रहती है, क्रिएट अ पैकेज दैट प्रोवाइड परसीव्ड वैल्यू एंड इनकरेज कस्टमर टू परचेज मोर। इसमें क्या होता है, जो ये कस्टमर को इनकरेज करता है कि कस्टमर ज्यादा चीजें खरीदे। नेक्स्ट आता है प्रीमियम प्राइसिंग, ऑफरिंग अ बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस फॉर फ्री वाइल चार्जिंग फॉर प्रीमियम फीचर। इसके अंदर आप क्या करते हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस होता है उसे तो फ्री में ऑफर कर देते हैं और जो उसके फीचर्स होते हैं उसके लिए प्राइस चार्ज करते हैं। इसमें अप्रोच क्या रहती है, अट्रैक्ट अ लार्ज यूजर बेस विद फ्री ऑफरिंग एंड कन्वर्ट अ पोर्शन टू पेड वर्जन। इसके अंदर आप जो एक लार्ज पोर्शन होता है उसे फ्री ऑफरिंग के साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उनमें से जो जो इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें पेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपका डायनेमिक प्राइसिंग, तो एडजस्टिंग प्राइस बेस्ड ऑन रियल टाइम सप्लाई एंड डिमांड। रियल टाइम सप्लाई और डिमांड की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करना, वो कहलाता है आपका डायनेमिक प्राइसिंग। अप्रोच क्या रहती है, यूज एल्गोरिथम डाटा एनालिटिक्स टू ऑप्टिमाइज प्राइसिंग इन रिस्पॉन्स टू मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम और डाटा एनालिटिक्स का यूज करना जिससे क्या हो, प्राइस डिसाइड किया जा सके। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होती है किन किन तरीकों से प्राइसिंग की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजन। एक प्राइसिंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर देते हैं, मतलब किन किन फैक्टर्स की वजह से प्राइसिंग डिसीजन में चेंज आ जाता है। पहला आता है कॉस्ट स्ट्रक्चर की वजह से। इसके अंदर हम कौन कौन सी कॉस्ट कंसीडर करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर हम इंश्योर करते हैं प्राइजेस कवर कॉस्ट प्रोवाइड डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन की। जो प्राइस है वो ऐसा होना चाहिए कि वो कॉस्ट को कवर कर ले और उसके ऊपर एक प्रॉफिट मार्जिन भी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आता है मार्केट डिमांड। इसके अंदर हम क्या क्या कंसीडर करते हैं, कस्टमर की प्रेफरेंस, प्राइस सेंसिटिविटी और डिमांड की इलास्टिसिटी। इम्पैक्ट क्या होता है इसका, इन्फ्लुएंस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टू अलाइन विद कस्टमर विलिंगनेस टू पे। इस तरीके से प्राइस को डिसाइड करना कि कस्टमर की जो विलिंग है कि वो कितना पे कर सकता है, उनके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करना। नेक्स्ट आता है कंपटीशन, कंसीडर करते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट शेयर एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हेल्प डिटरमाइन वेदर टू प्राइस अबव, बिलो और एट पैरिटी विद कॉम्पिटिटर। इसके अंदर आप डिसाइड करते हो कि कॉम्पिटिटर से आपको प्राइस हाई रखना है, लो रखना है, या फिर उसके बराबर का प्राइस रखना है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशन। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर हो गई, इसके अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन होता है। इम्पैक्ट क्या होता है, अफेक्ट प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेटेजी टू अडेप्ट टू इकोनॉमिक चेंज। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर आप क्या क्या कंसीडर करते हैं, प्राइसिंग रेगुलेशन, टैक्सेस एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट एंड प्रिवेंट लीगल इशू। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर प्राइस इस तरीके से डिटरमाइन होता है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लाई हो जाए और किसी तरीके का कोई लीगल इशू ना निकले। फिर कस्टमर परसेप्शन भी अफेक्ट करती है प्राइस को। इसके अंदर आती क्या क्या चीजें, परसीव्ड वैल्यू की, कस्टमर ने कितनी वैल्यू परसीव्ड करी है, क्या उसकी ब्रांड रेपुटेशन है और क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस कैसा है। अलाइन प्राइसिंग विद कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड परसीव्ड बेनिफिट। तो आप प्राइस इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है वो भी पूरी हो जाएं और जो उससे बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट भी मिल जाए। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो कंसिडरेशन द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट की क्या आ जाता है, इसके अंदर कंसीडर करा जाता है कि प्रोडक्ट की किस किस स्टेज से होकर गुजरेगा, वो चीज कंसीडर करी जाती है। डिटरमाइन अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर ईच स्टेज, और हर स्टेज के लिए एक अलग प्राइस डिसाइड करा जाता है। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स होते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके प्राइसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन इन्वॉल्व सिलेक्टिंग एंड मैनेजिंग द चैनल थ्रू विच प्रोडक्ट और सर्विस आर डिलीवर्ड टू कस्टमर।
डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के अंदर क्या सिलेक्ट करा जाता है कि किस चैनल के थ्रू जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस है वो कस्टमर तक डिलीवर की जाएगी। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी इंश्योर दैट प्रोडक्ट आर अवेलेबल टू टारगेट मार्केट एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी ये इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्ट है वो जिस मार्केट में हमें डिलीवर करना है वहां पर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डिलीवर हो पाए। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला आता है मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती जाती हैं? मार्केट कैरेक्टरिस्टिक में आता है आपका कस्टमर की प्रेफरेंस, बाइंग हैबिट एंड ज्योग्राफिक लोकेशन। डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड स्ट्रेटेजी फॉर रीचिंग टारगेट कस्टमर। इसके अंदर आपको एक ऐसा चैनल डिसाइड करना होता है जिससे जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस है वो टारगेटेड कस्टमर तक आसानी से पहुंच जाए। सेकंड आता है हमारा फैक्टर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब प्रोडक्ट का टाइप, पेरिशेबिलिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी अफेक्ट द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जो ये सारी चीजें होती हैं कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, कि क्या पेरिशेबिलिटी है, उसका साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इन सारी चीजों की वजह से भी क्या होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का डिसीजन होता है वो अफेक्ट होता है। जैसे कि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उन्हें फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है। थर्ड फैक्टर आता है कंपनी ऑब्जेक्टिव। कंपनी ऑब्जेक्टिव में बिजनेस गोल, मार्केट एक्सपेंशन प्लान और ब्रांड पोजीशनिंग का ध्यान रखा जाता है। गाइड्स द सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी टू अलाइन विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी अपनानी होती है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को कोई इम्पैक्ट ना हो। फोर्थ फैक्टर आता है कॉस्ट, मतलब इसमें कौन सी कॉस्ट आती है? आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और हैंडलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इन्फ्लुएंस द चॉइस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड टू मैनेज एक्सपेंसेस। के अंदर आपको चॉइस बनानी होती है, मतलब चूज करना होता है कि आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करना है जिससे आपके एक्सपेंसेस मैनेज हो पाए। फिफ्थ फैक्टर आता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो इसके अंदर आपका कॉम्पिटिटर का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है और मार्केट का शेयर क्या है, इस चीज को ध्यान में रखना होता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? हेल्प डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये आपको इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करना होता है जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला रहे। नेक्स्ट आता है लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर। इसके अंदर आपकी कंप्लायंस विद लोकल रेगुलेशन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। इंश्योर दैट डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस एडर टू लीगल रिक्वायरमेंट एंड अवॉइड पोटेंशियल इशू। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो किस चीज के लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो और अवॉइड करे पोटेंशियल इश्यूज को। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, इनोवेशन इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इनेबल्स मोर एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक मोर फ्लेक्सिबल और मोर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके फैक्टर होते हैं जो जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अफेक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। अब कौन कौन से आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं? पहला होता है आपका डायरेक्ट चैनल। द प्रोडक्ट मूव डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर विदाउट इंटरमीडियरी। डायरेक्ट चैनल में क्या होता है? प्रोड्यूसर से डायरेक्ट प्रोडक्ट कहाँ जाता है? कंज्यूमर के पास जाता है, कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होता है इसमें। डायरेक्ट चैनल के अंदर आपके कौन कौन से तरीके होते हैं? ये एक तो होता है डायरेक्ट सेल का, मतलब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और कंपनी एम्प्लॉय सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर। जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डोर टू डोर जाकर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है, ये मेथड आ जाता है। रिटेल स्टोर के थ्रू तो कंपनी ओन रिटेल आउटलेट वेयर प्रोडक्ट आर सोल्ड डायरेक्टली टू कस्टमर। कंपनी के अपने खुद के रिटेल आउटलेट होते हैं जहां पर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करा जाता है। थर्ड आता है ई कॉमर्स के थ्रू, तो सेलिंग थ्रू कंपनीज ओन वेबसाइट और ऐप। कंपनी की जो खुद की वेबसाइट या ऐप है उसके थ्रू सेल करना वो कहलाता है ई कॉमर्स। या फिर डायरेक्ट मेल, तो सेंडिंग कैटलॉग और प्रमोशनल मटेरियल डायरेक्टली टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को डायरेक्टली कैटलॉग और प्रमोशनल मटेरियल सेंड करना वो भी आपका डायरेक्ट मेल के थ्रू हो जाता है। तो ये आपके चार तरीके होते हैं डायरेक्ट चैनल के अंदर। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं? ग्रेट कंट्रोल ओवर द कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके ऊपर कंट्रोल रहता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है कस्टमर के साथ और हाईयर प्रॉफिट मार्जिन रहता है क्योंकि इसके बीच में कोई भी इंटरमीडियरी का कमीशन नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट चैनल। तो द प्रोडक्ट मूव थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले प्रोडक्ट एक या एक से ज्यादा इंटरमीडियरी से होकर जाता है वो कहलाता है आपका डायरेक्ट चैनल। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं इनडायरेक्ट चैनल के। पहला आता है वन लेवल चैनल,
चैनल इन्वॉल्व वन इंटरमीडियरी बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक इंटरमीडियरी होता है, वो कहलाता है आपका वन लेवल चैनल। जैसे कि मैन्युफैक्चर होता है, फिर उसके बाद रिटेलर होता है, फिर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। सेकंड आता है टू लेवल चैनल, जिसके अंदर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने में प्रोडक्ट के बीच में दो इंटरमीडियरी होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर से होलसेलर पर, होलसेलर से रिटेलर पर, रिटेलर से फिर कंज्यूमर पर, ठीक है। थर्ड आता है थ्री लेवल चैनल, जहां पर तीन इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचने में। जैसे कि मैन्युफैक्चर से पहले एजेंट के पास, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर, ठीक है। ये आपके तीन तरीके के मेथड होते हैं इनडायरेक्ट चैनल के अंदर। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं? पहला तो ब्रॉड मार्केट रीच होती है और एक्सेस टू स्टेबलाइज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पहले से जो नेटवर्क बना होता है उसकी एक्सेस आपको मिल जाती है। रिड्यूस लॉजिस्टिकल बर्डन ऑन मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर किसी भी तरीके का लॉजिस्टिकल बर्डन नहीं आता है। स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरमीडियरी, और इंटरमीडियरी ही सभी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवा देता है। थर्ड टाइप का होता है हमारा हाइब्रिड चैनल, तो कंबाइन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड टू रीच डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट। अलग अलग कस्टमर सेगमेंट तक पहुंचने के लिए दोनों तरीके के चैनल का यूज करा जाता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं आपके टाइप? पहला होता है मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, यूजिंग मल्टी चैनल टू सर्व वेरियस मार्केट सेगमेंट। आप अलग अलग चैनल्स का यूज करते हैं, मल्टीपल चैनल्स का यूज करते हैं, जिससे आप अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट कर सकें। या फिर आप ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब यूजिंग बोथ कंपनी ओन्ड स्टोर एंड इंडिपेंडेंट रिटेलर, मतलब आप कंपनी के स्टोर हैं उन पर भी सेल करते हैं, उसके अलावा जो दूसरे रिटेलर हैं, इंडिपेंडेंट रिटेलर हैं, उनके थ्रू भी सेल करते हैं, तो वो कहलाता है आपका हाइब्रिड चैनल। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? मैक्सिमाइज मार्केट कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा मार्केट की कवरेज मिल पाती है, एक्सेसिबिलिटी मिल पाती है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट डाइवर्स कस्टमर नीड, अलग अलग जो कस्टमर होते हैं उनकी नीड्स को पूरा कर पाते हो। और बैलेंस कंट्रोल एंड मार्केट रीच, कंट्रोल बैलेंस रहता है और मार्केट रीच भी अच्छा रहता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है ट्रांजैक्शनल फंक्शन, जिसके अंदर आपका आ जाता है बाइंग, सेलिंग एंड रिस्क टेकिंग। तो इंटरमीडियरी परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, दिस हेल्प प्रोड्यूसर एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द इन्वेंटरी एंड फाइनेंशियल रिस्क। सबसे पहले बाइंग होती है। बाइंग में क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरर इंटरमीडियरीज होते हैं वो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। इससे क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर होता है उसका इन्वेंटरी और फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है। फिर सेलिंग में इंटरमीडियरी सेल प्रोडक्ट टू कस्टमर, दे हैंडल सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटी एंड ऑफन यूज प्रमोशनल टेक्टिक टू स्टिमुलेट डिमांड। सेलिंग के अंदर इंटरमीडिएट होते हैं, वो प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर देते हैं अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटी का यूज करके और सेल्स हैंडल का यूज करके। रिस्क टेकिंग होती है, इंटरमीडिएट अज्यूम द रिस्क ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी एंड इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्ट, दे मैनेज द रिस्क एसोसिएटेड विद स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग प्रोडक्ट। जो भी रिस्क होता है वो इंटरमीडिएट का होता है, वो रिस्क लेता है इन्वेंटरी रखने का, प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने का, स्टोरिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का और सेलिंग तक का सारा रिस्क किसके ऊपर होता है? इंटरमीडिएट के ऊपर होता है। सेकंड फंक्शन होता है हमारा लॉजिस्टिकल फंक्शन, जिसके अंदर क्या चीजें आ जाती है आपकी? स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इंटरमीडिएट प्रोवाइड वेयरहाउसिंग सर्विस टू स्टोर प्रोडक्ट बिफोर दे आर सोल्ड, सोल्ड करने से पहले जो प्रोडक्ट को स्टोर करा जाता है वो इंटरमीडिएट अरेंज करता है वेयरहाउसिंग सर्विसेज, जिससे क्या होता है? सप्लाई डिमांड की फ्लक्चुएशन को मैनेज किया जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, तो इंटरमीडिएट हेल्प हैंडल द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। इंटरमीडिएट होता है वही ट्रांसपोर्टेशन भी देखता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। दिस इंक्लूड शिपिंग, हैंडलिंग और डिलीवरी, इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इंटरमीडिएट मैनेज इन्वेंट्री लेवल टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट आर अवेलेबल वेयर नीडेड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी इंटरमीडिएट का काम होता है, वो इतना इन्वेंट्री का लेवल मैनेज करके रखता है कि जब भी जरूरत पड़े तब वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फैसिलिटेटिंग फंक्शन, इसके अंदर आपके आते हैं फाइनेंसिंग, मार्केट रिसर्च एंड प्रमोशन। तो इंटरमीडिएट में प्रोवाइड क्रेडिट टू कस्टमर और ऑफर फाइनेंसिंग ऑप्शन। जो इंटरमीडिएट होता है वो चाहे तो कस्टमर को क्रेडिट का ऑप्शन प्रोवाइड करवा सकता है या फाइनेंसिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड करवा सकता है। इससे क्या होता है? जो कस्टमर होता है वो प्रोडक्ट को क्रेडिट पर परचेज कर पाता है, जिससे कैश फ्लो मैनेज हो पाता है उसका। फिर मार्केट रिसर्च, तो इंटरमीडिएट गैदर मार्केट इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर फीडबैक, दिस हेल्प प्रोड्यूसर अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड, कस्टमर प्रेफरेंस एंड कॉम्पिटिटिव डायनेमिक।
जो इंटरमीडियरी होता है वो मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर करता है, कस्टमर से फीडबैक गैदर करता है, जिससे क्या होता है प्रोड्यूसर को मार्केट ट्रेंड, कस्टमर प्रेफरेंस और कॉम्पिटिटिव डायनेमिक के बारे में पता चल पाता है। प्रमोशन, तो इंटरमीडियरी इंगेज इन प्रमोशनल एक्टिविटी टू सपोर्ट प्रोडक्ट सेल। जो इंटरमीडियरी होता है वो वेरियस टाइप की प्रमोशनल एक्टिविटीज में इंगेज रहता है, जिससे क्या होता है प्रोडक्ट की सेल को सपोर्ट मिलता है। इसके अंदर आपकी एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और इन स्टोर डिस्प्ले, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर सर्विस फंक्शन। तो इसके अंदर आपके दो आते हैं, टेक्निकल सपोर्ट और वारंटी एंड रिटर्न। इंटरमीडियरी ऑफर प्री सेल एंड पोस्ट सेल टेक्निकल असिस्टेंस। जो इंटरमीडियरी होता है वही टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। दिस हेल्प कस्टमर अंडरस्टैंड एंड यूज द प्रोडक्ट इफेक्टिवली। इससे क्या हो पाता है, जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाता है और किस तरीके से उसे यूज करना है ये भी ध्यान रख पाता है। वारंटी एंड रिटर्न में इंटरमीडियरी हैंडल प्रोडक्ट रिटर्न, एक्सचेंज एंड वारंटी क्लेम। दिस इनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ट्रस्ट। इसके अंदर इंटरमीडियरी हैंडल करता है कि प्रोडक्ट को किस तरीके से रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है, वारंटी किस तरीके से मिलेगी। इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बना रहता है और ट्रस्ट भी बना रहता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। अब हम मिलेंगे वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, जहाँ पे हम होलसेलिंग एंड रिटेलिंग और इससे आगे का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।